आज के वरांडा आईएएस के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज हम फोकस करेंगे फिर से इन 5 हेडलाइंस पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समझने का तरीका बस थोड़ा एनालिटिकल होना चाहिए और वही हम यहाँ करने वाले हैं। इशू के हर पहलू को अनपैक करेंगे in a very crisp and exam oriented style. So let's have a quick glance on today's topics कि कैसे फर्स्ट टॉपिक है about what our prime minister said. उन्होंने कहा कि 35 million diaspora जो है is not just a number but a matter of India's global pride. यहाँ हम देखेंगे सॉफ्ट पावर, माइग्रेशन और डिप्लोमेसी का यूपीएससी कनेक्ट कैसे होता है। फिर देन कम्स ऑन द कास्ट सेंसस के पैरामीटर्स को कैसे एक नई अप्रोच आएगी अफर्मेटिव एक्शन के क्राइटेरिया में, वी शैल सी दैट। देन कम्स द कम्युनल स्ट्रेटजी डिबेट, एक कंट्रोवर्शियल एडिटोरियल का ब्रेकडाउन करेंगे जिसमें कम्युनल हार्मनी और डेलिबरेट पोलराइजेशन के मुद्दे हैं। देन कम्स द प्रीएम्बल का डिबेट जो ऑनगोइंग है अभी भी। वी सॉ यस्टरडे सब कुछ कैसे सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटाने की बात हो रही है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के एंगल से एनालिसिस होगा इस बार। और लास्ट में दिल्ली गवर्नमेंट का फ्यूल बैन फॉर ओल्डर व्हीकल्स, इसके लीगल और एनवायरमेंटल डिमेंशंस हम एक्सप्लोर करेंगे। हर इशू में हम कुछ उसका बैकग्राउंड, उसके यूपीएससी रेलेवेंसेस एंड एग्जांपल्स लेकर चलते हैं ताकि वो आपके समझ में आसानी से आ जाए। एंड देन यू कैन go back to the newspaper, read the articles and try and understand it with very thorough understanding. So let's start with our next first topic, that is about the Indian diaspora. Let's start. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले इशू से, जहां पे पीएम मोदी जी ने डायस्पोरा को बताया इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, पीएम मोदी ने एक मेजर अनाउंसमेंट किया। अब 6th जनरेशन तक के इंडियन ओरिजिन पर्संस भी ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 4th जनरेशन तक थी। इसका मतलब क्या है हमारे लिए एज एस्पायरेंट्स? ये एक डायस्पोरा एंगेजमेंट स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन है जिसे हमारी गवर्नमेंट ओवरसीज इंडियन से डीपर कल्चरल, डिजिटल और इमोशनल टाइज बनाने पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये जो त्रिनिदाद इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर फर्स्ट गिरमिटिया इंडियंस वर सेंट इन 1845। 180 years later, पीएम मोदी जिन्हों है वो ऑनर कर रहे हैं देयर लेगेसी बाय नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग द कल्चर बट ऑल्सो एनेबलिंग द प्रैक्टिकल टाइप, जैसे यूपीआई सिस्टम का अडॉप्शन हुआ, एक फिनटेक डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल के तौर पे आई एम टेलिंग यू दिस। सो इस पूरे इवेंट को हम रिलेट करेंगे जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के थीम पे, जहां पे क्लियर कट मेंशन है सिलेबस में इंडियन डायस्पोरा एंड देयर रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। अब ये एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का, जहां पे कल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों को इंडिया के ब्रिज बनकर यूज कर सकते हैं हम। एंड रिमेंबर, डायस्पोरा के थ्रू हम इकोनॉमिक रेमिटेंस के अलावा भी एक कल्चरल गुडविल और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, स्पेशली इन रीजन्स लाइक कैरिबियन, जहां पे भारत का हिस्टोरिकल प्रेजेंस पहले भी पाया गया है। तो ये था एक ग्लोबल कनेक्ट टूवर्ड्स द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल। तो अब हम जब डायस्पोरा एंगेजमेंट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा पास्ट में जाकर समझते हैं कि ये जो गिरमिटिया लेगेसी है वो है क्या एक्चुअली। आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1830s ना, ब्रिटिश कॉलोनीज नीडेड चीप लेबर्स। तब भारत से इंडेंचर्ड लेबर्स को भेजा जाता था, मेनली टू कैरेबियन, मॉरिशस एक्सेट्रा। इन्हीं लेबरर्स को कहा जाता है गिरमिटियाज। ये शब्द बना है अग्रीमेंट यानी गिरमिट से, जो कॉन्ट्रैक्ट ये लोग साइन करते थे ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ। पहला शिप जो था वो पहुंचा 1845 में। एंड आप देखोगे ट्रिनिदाद में एंड कैरिबियन में एक स्ट्रॉन्ग भोजपुरी स्पीकिंग इंडियन डायस्पोरा डेवलप हो चुका है, मोस्टली फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट समझिए आप, गिरमिटियाज का हिस्ट्री सिर्फ माइग्रेशन का रिकॉर्ड नहीं है, इट्स अबाउट इंडियाज इमोशनल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट। अब हमें जब भी हम जीएस पेपर 1 का जो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं
तो जब भी ये वर्ड आता है ना इंडेंजर्ड डायस्पोरा, तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल, या फिर जीएस पेपर 2 में भी आप इसको रेलेवेंट बोल सकते हैं। जीएस 2 में आप इसका रोल आप देख सकते हो कि क्या रोल ऑफ डायस्पोरा होता है इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब जो इस हिस्ट्री को पीएम ने ये कहा कि अब एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का टूल बनाया उन्होंने, जहां पे 180 साल पुराना कनेक्शन आज के डिजिटल डिप्लोमेसी से जुड़ रहा है। तो ये था एक इमोशनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें से निकली है एक इंडिया की आज की फॉरेन आउटरीच। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन, और इस फीलिंग को ऑफिशियल शेप दिया गया ओसीआई कार्ड के थ्रू। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। इसमें बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में, भारत में प्रॉपर्टी खरीदने का हक एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड उनको मिल जाता है, एंड पुलिस रिपोर्टिंग से एग्जेम्पशन में, स्पेशली फॉर जो अगर लॉन्ग स्टे हुआ तो उसमें। जब मोदी जी ने उनका रिसेंट अनाउंसमेंट किया कि सिक्स्थ जनरेशन तक एलिजिबिलिटी देना एक बहुत ही मेजर स्टेप था टू स्ट्रेंथन द डायस्पोरा आउटरीच। इंडियन डायस्पोरा का अगर फैक्ट्स आप देखोगे तो ओवर 35 मिलियन पीपल इंडियंस अब्रॉड, लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड है हमारा। ये लोग इंडिया के राष्ट्रदूत होते हैं, अनऑफिशियल एम्बेसडर्स जो सॉफ्ट पावर को एम्पलीफाई करते रहते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल डिप्लोमेसी की। इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग यूपीआई टेक्नोलॉजीज, शेयरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पुशिंग टेक कोऑपरेशन, जिसे हम कह सकते हैं एक नए फॉर्म ऑफ डिजिटल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वी कैन कंसिडर दिस। अगर गिरमिटिया का आउटरीच भी देखोगे आप कैसे कंटिन्यू होता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के थ्रू या वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंसेस या कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो गए टू शेयर आवर कल्चरल हेरिटेज एक्सेट्रा, वी कैन हेल्प अचीव दिस। अभी हमने देखा कि कैसे इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा का रोल हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है, तो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। यू कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ दिस की रिसेंट लाइट्स में ये भी हुआ था एक्सेट्रा। तो डायस्पोरा और डिजिटल डिप्लोमेसी का ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लेंड था। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ दिस। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अब डायस्पोरा एंगेजमेंट का एग्जैक्टली फायदा होता क्या है भारत को। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस टू अंडरस्टैंड कि इसके इम्प्लीकेशंस आगे जाके क्या होंगे। कल्चरल डिप्लोमेसी आप देखोगे तो डायस्पोरा सिर्फ पासपोर्ट से नहीं, संस्कृति से भी जुड़ा होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 और 180 साल ऑफ गिरमिटिया अराइवल, ये एक सेलिब्रेशन के थ्रू इंडिया इज बिल्डिंग इमोशनल एंड हेरिटेज बेस्ड टाइज। इकोनॉमी के लिए भी हम बेनिफिट हो जाते हैं इसमें, क्योंकि एनआरआई लोग सिर्फ राखी नहीं बेचते, वो इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस और बिजनेस नेटवर्क्स भी लेकर आते हैं। Diaspora partnership help bring in capital, technology and entrepreneurship, especially in sectors like fintech, pharma and education. तो it becomes very important for us. तो जियोपॉलिटिकल लेवरेजेस भी होंगे। भारत अपना ग्लोबल क्लाउड बनाने के लिए ये डायस्पोरा के थ्रू ही वॉइस रेज कर सकता है, बीट करेबियन पॉलिटिक्स, यूएन फोरम्स और कोई बायलैटरल ट्रेड डील्स हो गई। तो डायस्पोरा ऑफन एक्ट्स एज अ ग्लोबल एडवोकेट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। तो जहां पे आप देखोगे where the diaspora goes, influence definitely will follow. This is why OCI will benefit जो वो सारे डायस्पोरा के स्ट्रेंथ को, बट दे मे सून एक्सटेंड टू फिजी, मॉरिशस जैसे देशों में भी। एंड जहां इंडिया सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी दोनों के लिए एक स्पेस बना रहा है, दिस बिकम्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर देम। वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे जीएस पेपर्स के क्या कनेक्शंस है इसके। तो यहाँ पे जब हम ये इम्प्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे, we discovered a new angle of FDI inflow, कैसे इकोनॉमिकली भी हम बेनिफिट करते हैं। तो GS3 में अगर आपको कोई एग्जांपल देना है तो इंडियन डायस्पोरा के थ्रू हमारा जो FDI इनफ्लो इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट। तो दोस्तों ये था डायस्पोरा डिप्लोमेसी का फुल पिक्चर, पास से लेके पॉलिसी तक। अब चलते हैं एक बर्निंग डोमेस्टिक इशू की तरफ, कास्ट वाइज बैकवर्डनेस मेजरमेंट और उसके लीगल और सोशल इम्प्लीकेशंस जानने के लिए। अब एक ऐसे इशू की बात करते हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन से, और वो है कास्ट वाइज बैकवर्डनेस का साइंटिफिक असेसमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है HN नागमोहन दास कमीशन बनाया है
जो 101 शेड्यूल कास्ट के बीच रिजर्वेशन का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करेगा बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल ऑफ बैकवर्डनेस। अब इसमें नया क्या है, तो ये पहली बार क्लासिफिकेशन होगा डेटा ड्रिवन पैरामीटर्स के बेस पर। जैसे अगर सोशल बैकवर्डनेस हो या कोई इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज हो, एजुकेशनल गैप को देखा जाएगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट की डिप्रिवेशन कैसी है एंड एवरीथिंग। ये मॉडल अब दलित लेफ्ट वर्सेस दलित राइट जैसे ब्रॉड कैटेगरीज पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इट बिकम्स वेरी डेटा ड्रिवन। अब हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हम जब भी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं या फिर सोशल जस्टिस की बात करते हैं, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग विल ऑलवेज बी फ्रूटफुल। हमने देखा है इट बिकम्स वेरी सक्सेसफुल। ये एक फाइन ट्यूनिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन का एग्जाम्पल है जहां पे रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसर्न उठाया गया है। तो अगर हम ग्रीवियंसेस भी देखेंगे फ्रॉम कम्युनिटीज लाइक मडिगा, कोराचा एंड जो लंबानीज हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने कहा कि उन्हें रिजर्वेशन के रियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं despite being SCs. This could set a precedent for other states too. Internal quota among SCs or OBCs could now be based on quantifiable data, not just historical categories. तो ये था एक बहुत ही सीरियस डिबेट ओवर जस्टिस विद इन जस्टिस। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इंटरनल रिजर्वेशन का लॉजिक क्या होता है और किस बेस पर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो व्हाट इज इंटरनल रिजर्वेशन? ये एक सब क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म है जिसमें शेड्यूल कास्ट को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एससी कोटा के अंदर ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इंश्योर करना कि हिस्टोरिकली डोमिनेंट सबकास्ट जो है उनका पूरा कोटा मोनोपोलाइज ना करे और जो ट्रूली बैकवर्ड है उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच सके। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसमें क्या होता था। इसमें एससी कम्युनिटीज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बताया गया था, लेफ्ट एंड राइट ग्रुप। लेफ्ट ग्रुप में जिसमें मडिगा जैसे मोर बैकवर्ड कम्युनिटीज आते थे, एंड राइट ग्रुप में जिसमें खुलेया जैसे रिलेटिवली बेटर ऑफ कम्युनिटीज आती थी। नया चेंज क्या है? ये क्लासिफिकेशंस होगा साइंटिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पे। कौन से पैरामीटर्स रहेंगे? एजुकेशनल अटेनमेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स रहेंगे, पॉवर्टी लेवल्स रहेंगे, एंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन के रिप्रेजेंटेशन में भी कंसिडर किया जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशल जस्टिस को लेकर भी, कि कैसे एक सिंपल चेंज ऑफ सेंसस काउंट करने का बिकम सो इम्पोर्टेंट। इससे हम रिलेट कर सकते हैं क्रीमी लेयर डिबेट पे जो, और 2005 में जो ईवी चिनैया केस जो हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसएस के अंदर सब क्लासिफिकेशन पर लीगल सवाल उठाए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टांस अभी भी इवॉल्विंग है ऑन इंटरनल रिजर्वेशन। सो फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल 341 एंड 42 के इंटरप्रिटेशन को लेके। तो ये था इंटरनल रिजर्वेशन का एक ब्रेकडाउन। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड थोड़ा सा कि इंटरनल रिजर्वेशन का मतलब क्या है, पर इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा और हमें एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट इससे कौन से एंगल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहली बार साइंटिफिक और इक्विटेबल मॉडल आया है जिसमें मार्जिनलाइज्ड एससी कम्युनिटीज को एक्चुअल आउटरीच मिलेगी। ये रिस्पॉन्ड करता है उन लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवियंसेस को जहां पे कुछ कास्ट का कहना है कि उनको वो कोटा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो तीनों में रिजर्वेशन बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो सकता है इस क्लासिफिकेशन के बाद। If we talk about the future implications, अब कर्नाटका में become the first state in India to formally implement backwardness based internal scoring. तो अगर लीगल चैलेंजेस भी इसमें आ जाएंगे, आर्टिकल 341 जो है, जो एससी लिस्ट के मॉडिफिकेशन को स्ट्रिक्टली पार्लियामेंट के डोमेन में रखता है। ये मूव नेशनल लेवल एससी सब क्लासिफिकेशन डिबेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, तमिलनाडु एक्सेट्रा। यहाँ पे वो सिमिलर डिमांड करने लग जाएंगे देन। सो वी हैव नोन, अभी हम देखते हैं ये टॉपिक जो देखा हमने जीएस पेपर 2 की सोशल जस्टिस में भी आता है, जहां पे हम इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एंड ऐसे में भी आप इसको यू कैन रिसाइट दिस। तो रिजर्वेशन का मकसद लेवल प्लेइंग फील्ड देना नहीं है,
पर अगर फील्ड के अंदर भी इनइक्वालिटी हो तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन विद रिजर्वेशन एक एसेंशियल टॉपिक बनता है। तो सोशल जस्टिस के इस लेयर्ड मॉडल को भी अंडरस्टूड कि कैसे इंटरनल रिजर्वेशन का महत्व है, उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड व्हाट कुड बी इट इम्प्लीकेटिंग इन द फ्यूचर एज वेल। तो अब फिर से बात करते हैं कल के टॉपिक की, जहां पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल हो रही है एक ऐसी पॉलिटिकल चर्चा की जिसका सीधा लिंक है इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे। Yesterday, as we have seen, Supreme Court ने recently affirm किया कि secular और socialist शब्द Constitution के preamble में valid है, despite political demands to remove them. ये शब्द को जोड़े गए थे, you know that. हमने देखा कल की 42nd Constitutional Amendment में 1976 में उन्होंने during emergency period ये उसमें प्रियम्बल में इंसर्ट किया था। लेकिन याद रखिए, इवन बिफोर दीज वर्ड्स वर इंसर्टेड, हमने देखा इंडिया वाज फंक्शनली सेक्युलर एंड सोशलिस्ट एज रिफ्लेक्टेड इन द आइडियाज ऑफ नेहरू, अंबेडकर एंड पटेल। ये जो एडिटोरियल है आज के न्यूज़पेपर में, वो क्या कंसर्न बता रहा है कि शब्द हटाने का अटेम्प्ट एक डेलिबरेट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसका मकसद है इंडिया को मेजोरिटेरियन थ्योरोक्रेसी की तरफ ले जाना। तो दिस एडिटोरियल वार्न्स अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू रिमूव these words, calling it as a political strategy to restructure India into a majoritarian theocracy. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्युलरिज्म इन इंडिया का मतलब सर्वधर्म समभाव होता है। हम वेस्टर्न स्टाइल चर्च स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दोनों वर्ड्स को समझना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीप दिस इन माइंड। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, या फिर अगर प्रीलिम्स में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर पूछा जाए तो you have to be very thorough with the preamble, with the amendments 42nd and 44th, and then rest of the constitutional provisions that would be related to this topic. हम आगे जैसे ये टॉपिक और डिस्कस होता रहेगा, we will get into our discussion as well, and then we can figure it out कि हम थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का मतलब क्या है, कैसे हम उसको अलग तरीके से समझते हैं और क्यों ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन दैट। ये है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात, जहां पे हर धर्म के प्रति समान सम्मान होता है, अनलाइक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जहां पे रिलीजन और स्टेट कंप्लीटली अलग होते हैं। इंडिया में स्टेट का इंटरवेंशन अलाउड है रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, जैसे सती प्रथा अबॉलिशन हुआ, ट्रिपल तलाक जजमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो एग्जांपल्स है, ट्रिपल तलाक, टेम्पल एंट्री लॉज एक्सेट्रा, तो सब इंडियन सेक्युलरिज्म के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। इंडियन सोशलिज्म क्या है? इंडियन सोशलिज्म इट्स नॉट अबाउट फुल स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे हम गांधीयन और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे इक्विटी, जस्टिस, वेलफेयर सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट करते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में? डीपीएसपीज में। और वेलफेयर स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा, आयुष्मान भारत एक्सेट्रा, we definitely find the relevance. सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को आप यूज कर सकते हैं वैल्यू बेस्ड ऐसे टॉपिक्स में भी, जहां पे इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस कर सकते हैं आप उनको लेकर। जब केशवानंद भारती केस आया था, उन्होंने कहा, वो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और इन्हें पार्लियामेंट भी रिमूव नहीं कर सकता। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, इंडिया इज नॉट अ थियोक्रेसी नॉर इज इट अ कैपिटलिस्ट स्टेट, इट्स अ वेलफेयर डेमोक्रेसी ग्राउंडेड इन प्लूरलिज्म। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज का एक पावरफुल इंटरप्रिटेशन। इफ यू लाइक इट, यू नोट इट डाउन या कीप इट इन माइंड। लेट्स मूव अहेड। तो अब समझते हैं कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म शब्दों को लेकर जो डिबेट चल रही है, उसका डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे करंट कंसर्न्स को जानते हैं। आज के टाइम में कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स रिलीजियस सिंबोलिज्म को अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, जिससे सेक्युलर वैल्यूज डाइल्यूट हो सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो होते हैं, उनको टारगेटेड फील करना इट्स अ सीरियस गवर्नेंस कंसर्न। ओवरऑल ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अंडरमाइन करते हैं। जहां स्टेट का न्यूट्रलिटी एक्सपेक्टेड है, दे आर नॉट सीन।
अगर हम फ्यूचर इम्प्लीकेशंस देखेंगे तो अगर पार्लियामेंट अटेम्प्ट भी करता है इनको हटाने की, तो क्या हो जाएगा, जुडिशियली वो इनवैलिडेट होगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चरिंग डॉक्टरिंग का पार्ट है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इन वैल्यूज का रियल एप्लीकेशन वीक हो सकता है, जो सेक्युलर फैब्रिक को अंडरमाइन डेफिनेटली करेगा। इलेक्टोरल नैरेटिव्स जो होते हैं वो बन सकते हैं बहुत ही ज्यादा समथिंग लाइक मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के बीच में, जो पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है। अब इसके अगेंस्ट सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म बहुत बढ़ रही है, तो डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इससे क्या होगा, एक अननेसेसरी क्योटिक एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा हमारी कंट्री में। जो थीम्स होते हैं ना डेमोक्रेसी की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस मेजॉरिटेरियन मोरालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन यूज दिस टॉपिक एज अ एग्जाम्पल। प्रियम्बल जो है ना वो सोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड टैम्परिंग विद इट्स स्पिरिट मींस शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। हमने देखा कि कैसे फिलोसॉफिकली ये डीपली पॉलिटिकल इशू को हमने डील किया। तो अब चलते हैं इस पूरे सेक्युलरिज्म सोशलिज्म डिबेट के सिमेंटिक एंगल पर, यानी कि क्या ये सिर्फ लफ्जों का खेल है या कुछ ज्यादा डीप है। रिसेंटली आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने ओपनली सपोर्ट किया कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को प्रियम्बल से हटा दिया जाए। अब इस डिमांड को पहले फ्रिंज समझा जाता था, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स बनता जा रहा है। ये एडिटोरियल का पूरा पॉइंट क्या है कि ये कहता है कि ये सिमेंटिक डिस्ट्रैक्शन है। रियल इश्यूज जो होते हैं ना, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अंडर डेवलपमेंट के, उनसे ध्यान हटाने के लिए। अगर इसका हिस्टोरिकल इंसाइट देखोगे तो 1979 के यहाँ पे टाइम में जो जनता गवर्नमेंट थी जिसमें आरएसएस लिंक लीडर्स भी थे, उन्होंने इमरजेंसी के कई कॉन्स्टिट्यूशनल चार्जेस को रिवर्स किया था। लेकिन ये दोनों शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल से तब नहीं हटाए गए थे। This shows even political opponents of Congress respected the constitutional spirit. तो अब इससे क्या सीख हम why I said that to you because ये क्लासिकल केस स्टडी है जहां पॉलिटिक्स गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक करके you can understand this article in that point of view. कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है वो वर्ड से या नहीं बनता है ना, उसके पीछे इंटेंट से बनता है। और अगर हमारी नियत इंक्लूसिव हो तो सिमेंटिक्स मैटर लेस। तो सेक्युलरिज्म डिबेट को कंक्लूड करते हैं इस थॉट के साथ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, if we try to change alter that, तो we will be undermining the constitutional morality in many ways and this should not happen. तो चलिए इस डिबेट को एक बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड करते हैं हमारे स्टाइल से, क्योंकि ये पूरा डिबेट मिसप्लेस्ड माना जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये जो सिमेंटिक डिस्ट्रैक्शन की बात की हमने, जो एडिटोरियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये पूरी डिबेट रियल इशू से ध्यान हटाने की हो रही है। अगर पॉवर्टी की बात करें या अदर इश्यूज जो इनइक्वालिटी एक्सेट्रा चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सिंबलिज्म और सब्सटेंस का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल बनता जा रहा है। पॉलिटिकल कंसेंसस अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये समझना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म किसी एक आइडियोलॉजी का मोनोपोली नहीं है। इन्हें एक्सेप्ट किया गया है अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फ्रॉम नेहरूवियन लेफ्ट टू जनसंघ ऑल्सो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, ना कि किसी एक पार्टी का एजेंडा। इफ यू सी द लैक्स ऑफ जस्टिफिकेशन, एडिटोरियल के मुताबिक जो है ये डिमांड आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, लीगल नेसेसिटी और पॉलिटिकल फायदे तीनों में फेल हो जाती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम नहीं है जिसे ये एड्रेस करता हो। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो हमने कई बार यूज किया, ऐसे डिबेट्स लॉन्ग टर्म में लीड करते हैं पब्लिक पोलराइजेशन में, distrust in constitutional values, and it undermines basic structure doctrine जिसे judiciary already uphold कर चुकी है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से this becomes a very beautiful means answer, जहां पे आप उसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, जहां अगर ऐसे भी हो या कोई GS2 के विद इन क्वेश्चन भी हो, you can use it to demonstrate nuanced constitutional thinking. True constitutionalism lies not in rewriting the words, but it is in the living in the spirit of the constitution. So moving on to our last part of the today's session, और अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटल और एक ऐसे स्टेप की, एक बोल्ड स्टेप की,
जो लिया गया है दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए। एयर पोल्यूशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, आप यू कैन कीप अ टैब ऑन इट। तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली ने फ्यूल सप्लाई बैन कर दिया है। डीजल व्हीकल ओल्डर देन 10 इयर्स एंड पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 इयर्स को बंद कर दिया। इन व्हीकल्स को ऑफिशियली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को डिक्लेयर कर दिया, जिनका ऑब्जेक्टिव है व्हीकलर एमिशन को रिड्यूस करना इन दिल्ली। इनिशिएटिव्स ये लिया गया था, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने इस एक्शन को लीड किया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एयर क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए इन दिल्ली। सो हाउ विल इट बी एनफोर्स्ड? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के सिस्टम लगाए गए हैं। वाहन डेटाबेस के थ्रू रियल टाइम व्हीकल एज मैच किया जाएगा। अगर व्हीकल बैन लिस्ट में है तो उनको फ्यूल सप्लाई डायरेक्टली डिनाई कर सकते हैं दो फ्यूल बेचने वाले। तो एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यू कैन गिव दिस एज एन एग्जांपल कि हम स्टेप्स के लिए क्या करते हैं, मतलब एक टू एक्ट ऑन इट, हाउ वी बिहेव। तो ये स्टेप लीगली बोल्ड है, टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ऑपरेशनली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन एयर पोल्यूशन को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए एक क्लियर पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल जो है इंडिया में इज नो लॉन्गर अबाउट मॉनिटरिंग, अब एनफोर्समेंट की जरूरत आ गई है। सो वी शैल डिकोड द आर्टिकल इवन फर्दर मोर टू अंडरस्टैंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं लोग एक्सेट्रा। सो अब समझते हैं कि दिल्ली का फ्यूल बैन जो है किसी रैंडम एग्जीक्यूटिव डिसीजन का रिजल्ट नहीं है, इसके पीछे का पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो लास्ट 10 सालों में इवॉल्व हुआ है। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, जहां पे इवोल्यूशन देखेंगे हम कैसे हुआ है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो 2015 में एनजीटी डायरेक्टिव्स मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रूल किया था कि डीजल व्हीकल्स ओल्डर देन 10 इयर्स एंड पेट्रोल के जो 15 साल पुराने वो बैन किए जाएंगे फ्रॉम दिल्ली रोड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्समेंट किया था कि एनजीटी के इस बैन को अपहोल्ड किया और बोला कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही एक्शन नेसेसरी है। This gave it a constitutional legitimacy to vehicle-based environmental regulations. 2021 में देखा vehicle scrapping policy, जहां पे सेंटर ने vehicle scrapping facilities के लिए रूल्स नोटिफाई किए अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, जिसका एम है सेफ लीगल रिमूवल ऑफ अनफिट ओल्ड व्हीकल्स। अब जाके 2025 में वो इम्प्लीमेंट हो गया। दिल्ली ने एनजीटी के जो ये और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फाइनली इम्प्लीमेंट करते हुए फ्यूल सप्लाई को ब्लॉक कर दिया है इन ओल्ड व्हीकल्स को। अब ये टॉपिक का रेलेवेंस आपने देखा, एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन के मिटिगेशन के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वी आर ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट हियर। सो यू कैन मेंशन दिस, कोई वाहन डेटाबेस एक्सेट्रा के ऐसे पॉलिसीज का आप जिक्र करेंगे आंसर में, तो योर आंसर इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस। ये एक एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सिनर्जी का भी एक एग्जांपल है ना, जहां पे हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लीगल वैलिडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एंड जो इम्प्लीमेंट करने के बॉडीज होते हैं CAQM स्टेट, वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटीफुली दिस वुड वर्क। पॉल्यूशन कंट्रोल जो है हमारा एक ग्रीन मूवमेंट, ये मूवमेंट वो नहीं है अभी, इट इज नाउ अ टेक्निकल टेक्नो लीगल मिशन यू कैन से। और फाइनली जब पॉलिसी बोल्ड हो तो स्केल भी समझना जरूरी होता है। तो लेट्स टेक अ लुक ऑन ग्राउंड रियलिटी कि जिसे ये फ्यूल बैन एड्रेस कर रहा है। 62 लाख एंड ऑफ व्हीकल्स सिर्फ दिल्ली में पुराने व्हीकल्स रोड पर हैं जो पोल्यूशन के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब इनमें से जो है 41 लाख टू व्हीलर्स होते हैं, लार्ज सेगमेंट जो है 18 लाख फोर व्हीलर्स हैं, that's almost 1 ELV of every 5 people in Delhi, you can say the number. तो ये जो BS4 vehicles रिलीज करते हैं ना 4.5 to 5.5 times more particulate matter than BS4 compliant vehicles. This makes older vehicles disproportionately responsible for PM 2.5 pollution का जो बहुत ही harmful होता है वो pollution। तो हमने ये जो BS4 अभी देखा ना डिस्कशन में, ये सारे नॉर्म्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ये इसमें साइंस एंड टेक का एंगल भी आता है, जहां पे ANPR का एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट वी कैन अंडरस्टैंड। Removing ELVs is not just about reducing the traffic, it's about reclaiming breathable air for the next generation. Next generation कहाँ?
अब इसको इम्प्लीमेंट करके आप खुद ही एयर क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का एयर ब्रीथ कर सकते हो। तो दिस बिकम्स अ वेरी नाइस स्टेप। सो अब बात करते हैं डेटा की। ये डेटा, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पोल्यूशन कितना बड़ा है एंड एक्सेट्रा वी अंडरस्टैंड द स्टैट्स। तो 28% ऑफ जो पार्टिकुलेट मैटर है एमिशन होता है दिल्ली का जो कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। 41% आता है SO2 से। SO2 का एमिशन आता है व्हीकल्स के साथ, व्हीकल्स के थ्रू, अगेन व्हीकल्स। Most shockingly, 70% of nitrogen oxide pollution comes from transport sector alone। और ये सभी pollutants directly link कहाँ करते हैं? Respiratory illness को, स्मॉग फॉर्मेशन को, जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रॉब्लम है दिल्ली का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट करेगा लंग्स के डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एज वेल। इस डेटा से जस्टिफाई होता है कि फ्यूल बैन और ये जो स्क्रैपिंग का पॉलिसी है वो कितने एसेंशियल स्टेप्स है जो दिल्ली जैसे एरिया को उनका AQI है, मतलब उनको हैंडल करने के लिए। और इन दिल्ली में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपना थ्रेशोल्ड अटेंड करता है विंटर सीजन्स में एंड ऑल दैट। सो इट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप वी कैन से। तो हमने देखा है कि बस पॉलिसी बनाने से काम पूरा नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन इक्वली चैलेंजिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली के फ्यूल बैन को ग्राउंड पर लागू करने में क्या क्या डिफिकल्टीज है। टेक्निकल इश्यूज समझते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ANPR की, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम में ग्लिचेस हो सकते हैं, है ना। वहां जो वाहन डेटाबेस है फुली इंटीग्रेटेड नहीं है, जिस वजह से व्हीकल आइडेंटिफिकेशन में एरर आ जाएंगे। और अगर बैंड व्हीकल्स नियर बाय स्टेट से फ्यूल प्रोक्योर कर सकते हैं तो वो तो हम माहिर हैं ही इंडियंस उसमें। तो दिस आर द चैलेंजेस वी कैन फेस। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स भी है एक्चुअली, जहां पे जो ये स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने इस बैन को सडनली प्रीमेच्योर कर दिया, कह दिया। व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अभी तक वीक है, स्पेशली फॉर इतने 62 lakhs कहाँ कर पाएंगे इतना। स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वो तो जो ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोल पंप और जो अथॉरिटीज है जो ये इम्प्लीमेंट करेंगी वो अभी भी थोड़ा सा पैची है, दे डोंट हैव अ क्लियर कोऑर्डिनेशन। और सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द फ्यूल इन एरियाज वेयर ANPR इज नॉट इंस्टॉल्ड। सो ये सारे हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो मतलब लेट्स सी, वो आगे जाके वी गेट टू सी दिस काइंड ऑफ आर्टिकल जहां पे वी विल सी कि उसका इफेक्ट कैसे है एंड एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई या नहीं एक्सेट्रा। तो पॉलिसी का सक्सेस हमने कभी भी अगर हम कोई आर्टिकल देखते हैं तो वी ऑलवेज हाईलाइट दिस पॉइंट। वो कभी पॉलिसी का सक्सेस इज नॉट मेजर्ड एट द ड्राफ्टिंग टेबल, डिलीवरी पॉइंट तक ही उसका सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं कि इज इट सक्सेसफुल और नो। तो पॉलिसी बोल्ड है, वो इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी क्लैरिटी, कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी होनी चाहिए। So let's conclude this issue here. Alrighty then, पॉलिसी अनाउंस हो गई, challenges भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं solutions की। What should be the roadmap ahead for Delhi and other cities अगर वो implement करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपांशन कर सकते हैं। मेट्रो, बसेस, ई रिक्शा को अफोर्डेबल और रिलायबल बनाना होगा। प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंसी अगर कम हो जाएगी तो एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी इनडायरेक्टली। अगर हम व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उसका मास अडॉप्शन एक्सेलरेट करना होगा। हम थोड़ा सा उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देके ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके या फिर स्टेट लेवल ईवी पॉलिसीज विद स्क्रैपेजेस लिंक्ड सब्सिडीज एक्सेट्रा ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ अगर हम उसको थोड़ा बूस्ट करेंगे तो मे बी पीपल विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू दैट। अगर स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो करंटली जो ओल्डर व्हीकल पॉलिसी से जो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स में आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनके लिए तो ये हाई वॉल्यूम GPS मॉनिटर स्क्रैपिंग हब्स डेवलप करने होंगे, ओनली देन इट वुड वर्क। पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है। हर पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी ना जब उसको लोग समझेंगे कि ये क्या है। कैंपेन्स चलाना होगा कि पोल्यूशन लेवल्स, हेल्थ इंपैक्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ EV अडॉप्शन कैसे हैं। जो लोकल RWAs होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मार्केट एसोसिएशंस होते हैं, उनको अगर थोड़ा हम सेंसिटाइज करें तो इट विल बी इजी फॉर अस टू इम्प्लीमेंट इट।
Environmental policy in India must move from courtrooms to community. हम उनके कॉन्शियसनेस में उनको बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो हमने ये बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड और कोऑर्डिनेटेड फाइट है दैट नीड्स टू हैंडल्ड ऑल विद ऑल हैंड्स। तो इस पूरे इशू में हमने क्या देखा, फ्रॉम लॉ टू लॉजिस्टिक, फ्रॉम पॉल्यूशन डेटा टू पब्लिक एक्शन, दिल्ली का फ्यूल बैन मोर देन अ हेडलाइन है, ये एक टेम्पलेट जैसे है एक फ्यूचर रेडी गवर्नेंस के लिए। सो now we are reaching to end this session. See, UPSC is not about memorizing the policies, ये वो, अगर आपको उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया तो यू नो नीड टू, आप आराम से वो अच्छा मैं इसकी पॉलिसी इसके लिए बनाई थी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, रिकॉल इट। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ओनली एट द एंड ऑफ द डे। सो हियर वी एंड आवर सेशन। आई विल मीट यू टुमारो विथ not tomorrow, Monday, on with again the useful topics जो एग्जाम के लिए important होंगे। Till then you stay curious, study well, revise properly, and see you tomorrow. See you Monday. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.